नमस्कार सभी दोस्तों को ज्योग्राफी स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज अपना टॉपिक है ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। इससे पहले आप ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उद्गार के परिणाम स्वरूप लावा, गैस, जलवाष्प, ठोस और विखंडित मतलब कई प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं और वो जब आकर के धरातल के ऊपर प्रकट होते हैं तो उससे विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। और जो धरातल के अंदर ही अगर शीतलन क्रिया के माध्यम से ठंडे हो जाते हैं तो धरातल के अंदर भी विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। इनके बारे में आप पढ़ोगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन देखें तो ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक आंतरिक स्थलाकृतियां मतलब धरातल के अंदर बनने वाली स्थलाकृतियां या स्थल रूप, और एक है बाहरी स्थल रूप। बाहरी का मतलब है धरातल के ऊपर बनने वाले स्थल रूप। ठीक है, दो प्रकार हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले अगर अपन आंतरिक स्थलाकृति या स्थल रूपों के बारे में पढ़े तो देखिए, इस आंतरिक स्थलाकृतिक रूप के अंतर्गत आता है लेखोलिथ। कौन सा? लेखोलिथ। लेखोलिथ के बाद में अगर अपन देखें तो यहां पर आता है लोफोलिथ। लोफोलिथ। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो यहां पर आता है वेथोलिथ। क्या आता है? वेथोलिथ। इसके बाद में अगर अपन देखें तो यहां पर आता है स्टोक। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो आता है सीट। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो सील और डाइक। और एक और आता है इसके अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं फेकोलिथ। क्या बोलते हैं? फेकोलिथ। ये ऐसे स्थल रूप हैं जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मतलब धरातल के अंदर ही लावा, मैग्मा के शीतलन प्रक्रिया के माध्यम से अंदर ही निर्मित होते हैं। दूसरी बात, आपसे पूछा जाए आंतरिक आग्नेय चट्टानें अगर आपसे पूछा जाए तो वो आंतरिक आग्नेय चट्टानें यही है। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखोगे? इसके लिए आप याद रखने के लिए एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। लेक पे बैठकर स्टाइल से सोडा पियो। यह ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आंतरिक स्थलाकृतियों को या आंतरिक आग्नेय चट्टानों को याद रख सकते हो। आंतरिक स्थलाकृतियां किससे निर्मित? ज्वालामुखी से निर्मित। क्लियर? ले का मतलब लेखोलिथ हो गया। पे का मतलब यहां पर है फेक। पे का मतलब आप रखोगे, ये पे जोड़ोगे इससे लोफोलिथ। बेट का मतलब हो गया बेथोलिथ। स्टाइल का मतलब हो गया स्टोक। और इसके बाद में से का मतलब आप रखोगे सीट। क्या रखोगे? सीट। और शो का मतलब यहां पर आप रखोगे सील। ठीक है, और डा का मतलब रखोगे आप डाइक। पीओ का मतलब रखोगे आप फेकोलिथ। क्लियर? अब दूसरी बात, यहां से काफी बार क्वेश्चन आते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है उनका अपन विस्तृत आगे अध्ययन करेंगे। अब हम आगे अगर बात करें बाहरी स्थल रूप। बाहरी स्थल रूप को हम पुनः कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करते हैं। धरातल के ऊपर बनने वाली जो ज्वालामुखी के दौरान स्थलाकृतियां हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक ज्वालामुखी होती है जो केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी। दूसरी जो ज्वालामुखी है वो है दरारी उद्गार वाली, उद्भेदन वाली। ये तो हो गई केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। क्लियर? अब केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप, और यह हो गया दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप। सबसे पहले इसमें देखें तो आते हैं इसमें ज्वालामुखी शंकु। क्या आते हैं? ज्वालामुखी शंकु। अब ज्वालामुखी शंकुओं के अंतर्गत आप देखें तो एक शंकु आता है जिसका नाम है शिंडा शंकु। इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी
से निकलने वाले लावा से, ठीक है। इसी को हम राख शंकु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो आता है अम्लीय शंकु। कौन सा शंकु? अम्लीय शंकु, क्लियर। इसके बाद में अगर अपन देखें तो यहां पर आता है वैश्विक शंकु। कौन सा शंकु? वैश्विक या पेटिक शंकु के नाम से जिसको हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है मिश्रित शंकु। कौन सा शंकु? मिश्रित शंकु, क्लियर। इसके बाद में अगर अपन देखें तो आता है शंकु के अंदर शंकु, मतलब शंकु में शंकु, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखें तो यहां पर जो शंकु आ रहे हैं उसको बोलते हैं स्पेंटर शंकु। कौन सा शंकु? स्पेंटर शंकु। इसके बाद में अगर आप शंकु देखें तो आता है परपोषित, परपोषित शंकु। अब इसके बाद में और अगर इसमें देखें तो आता है लावा, लावा गुंबद, क्लियर, या फिर डोट, ठीक है। इसके बाद में अगर इसी में और देखें आप तो यहां पर आता है करेटर। क्या आता है? करेटर। और आता है काल्डेरा। ये सभी स्थल रूप जो है वो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं, ठीक है। दूसरी अगर आगे अपन बात करते हैं दरारी उद्भेदन वाले, तो दरारी उद्भेदन के अंतर्गत एक तो आता है लावा, और लावा से निर्मित होते हैं जैसे पठार है और मैदान, ठीक है। अब आगे इसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो एक आता है गेसर। क्या आता है? गेसर। और इसी के अंतर्गत आता है धुआरे। क्या आते हैं? धुआरे। ये सभी स्थल रूप बनते हैं के दौरान, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान इन स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब सबसे पहले हम यहां से चर्चा करते हैं, ठीक है। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से निर्मित होता क्या है कि जब ज्वालामुखी आता है, लावा, गैस, जलवाष्प और विखंडित पदार्थ आदि पदार्थों के साथ ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। और तीव्र गति से वो आते हैं कहां? धरातल के ऊपर आते हैं, ठीक है। धरातल पर आने के बाद में वो धीरे धीरे क्या होते हैं? शीतलन क्रिया के माध्यम से ठंडे होते हैं और ठोस रूप लेकर के जम जाते हैं, और इस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है। सबसे पहले हम शंकु की बात करेंगे, वो शंकु है सिंडर शंकु या राख शंकु। सिंडर शंकु या राख शंकु से पहले अपन एक बात कर लें। शंकु, शंकु ज्वालामुखी पर्वत की प्रारंभिक अवस्था होती है, क्लियर। और इसी का फिर बाद में विस्तृत जो बड़ा रूप हो जाता है उसको हम ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, क्लियर। अब सबसे पहले हम सिंडर ज्वालामुखी जो शंकु होता है वो होता है ये सिंडर शंकु या फिर राख शंकु इसको बोलते हैं। इसका ऐसा रूप होता है, ये देखिएगा, ये नली है जिसके माध्यम से लावा जो है निकलता है और इस प्रकार से परत दर परत जमा हो जाता है। होता क्या है, इस प्रकार के शंकु में मुख्य रूप से ज्वालामुखी, धूल है, राख है और विखंडित पदार्थ इनका जमाव होता है, उससे यह बनता है। दूसरी बात, इसमें तरल पदार्थ नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, इसका ढाल जो है, इसका ढाल जो है वो होता है अवतल। कैसा होता है? अवतल, ठीक है। इनकी ऊंचाई जो है कम होती है। जैसे अगर आप देखें इसके अंतर्गत तो जोर लो, जोर लो, ये जो शंकु है वो मेक्सिको में है। कहां पर है? मेक्सिको में। दूसरा अगर आप इसके अंतर्गत आप देखें तो वल्केनो डी फ्यूगो, वल्केनो डी फ्यूगो कहां पर है? ग्वाटेमाला में है, क्लियर। आगे हम बात जिसके कर रहे हैं वो शंकु है अम्लीय शंकु। कौन सा? अम्लीय शंकु, ठीक है। अम्लीय शंकु या लावा शंकु बोल सकते हैं, ठीक है। इस शंकु में क्या होता है कि जो लावा है वो लावा कैसा होता है? गाढ़ा और चिपचिपा होता है, ठीक है। और सिलिका की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, इस लावे में, जिसके कारण वो गाढ़ा होता है। और धरातल के ऊपर जैसे ही लावा जो है इस नली के माध्यम से धरातल के ऊपर जैसे ही ऐसे पहुंच रहा है, पहुंचते क्या हो जाता है? ठोस रूप में जमा हो जाता है। अब
इस शंकु का ढाल जो है वो कैसा होता है, तीव्र होता है। ढाल इसका कैसा होता है, तीव्र होता है। दूसरी बात, अगर आप देखिए इस प्रकार की उदाहरण, तो स्ट्रोम्बोली जो प्रकार के शंकु है, स्ट्रोम्बोली जो पर्वत है वो अम्लीय लावा के, अम्लीय शंकु के उदाहरण है। ठीक है। जैसे आप क्राकाटाऊ ज्वालाद्वीप जो है, ज्वालामुखी है, उससे निर्मित है। रियूनियन द्वीप के ज्वालामुखी जो है वो इस सभी इसी प्रकार के हैं। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे वो शंकु है वैसिक या फिर पेठिक। ठीक है, या क्षारीय लावा से निर्मित, मतलब पतला जो लावा होता है उससे निर्मित। आपने इससे पहले ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के बारे में जब अध्ययन किया था तरल पदार्थ में, तो दोनों प्रकार के लावा हैं, इसके आप जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब देखो, यह है बेसिक शंकु। कौन सा शंकु है, वैसिक शंकु। इसी को हम क्षारीय शंकु भी बोल सकते हैं। इसको हम पेटिक या शील्ड, पेटिक या शील्ड शंकु के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इस लावा का जो निर्माण है वो, इस शंकु का जो निर्माण है वो पतले लावे के माध्यम से होता है। और पतला जो लावा है वो क्या होता है, पतला होने के कारण से दूर तक क्या हो जाता है, फैल जाता है, और फैल करके क्या होता है, जम जाता है ठोस रूप में, और इस प्रकार के शंकु का निर्माण करता है। यह बात हो गई क्लियर। अगर इस प्रकार के जो शंकु हम देखें तो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप में जैसे मोनोलोवा जो है शंकु वो इसका उदाहरण है। अगर दूसरी बात इसमें पूछ ले कि लावा कैसा होता है, आपको बताना पतला होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है, उनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ रहा है मिश्रित शंकु। ये है आपका मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु की विशेषता अगर अपन देखें तो मिश्रित शंकु में क्या होता है कि कई प्रकार के पदार्थ जो है वो पदार्थ परत दर परत रूप में जमा हो जाते हैं, है ना। यह है आपका मिश्रित शंकु। परत दर परत रूप में जमा होने के कारण से मिश्रित शंकु का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो शंकु हैं उनमें हम बता सकते हैं कि विश्व के अधिकांश जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मिश्रित शंकु का उदाहरण है। इसमें अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो शास्ता रेनियर जो है ये है, और ये कहां पर है, ये यूएसए में है। शास्ता रेनियर कुंड है ना, ये कहां पर है, यूएसए में है। ठीक है। इसका दूसरा अगर आप उदाहरण देखें तो फिजियामा कहां पर है, जापान में है। एटना और वेसुवियस, एटना व वेसुवियस यह कहां पर है, यह है आपके इटली। कहां पर है, इटली में है। क्लियर। अब अगर अपन नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है शंकु में शंकु। शंकु में शंकु, शंकु में शंकु का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण इस प्रकार के शंकु सुषुप्त जो ज्वालामुखी है उस ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है कि जब लंबे समय के बाद ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो मुख्य रूप से जो पुराना शंकु है उस शंकु में नया शंकु और बन जाता है, उसको हम कहते हैं शंकु में शंकु। ध्यान रखें कौन सी ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। मतलब एक बार तो एक्टिव था वो पहले, लेकिन कुछ समय के बाद में उसमें दोबारा से ज्वालामुखी आई और ज्वालामुखी आने के कारण से इसका निर्माण हो गया। क्लियर। अगर इसका उदाहरण आप देखना चाहें तो जैसे माउंट ताल, क्या माउंट ताल, वेसुवियस आदि इसके उदाहरण है। नेक्स्ट में हम बात जिसके कर रहे हैं वो है स्पेंटर शंकु। कौन सा शंकु, स्पेंटर शंकु, ये रहा। ठीक है। स्पेंटर शंकु, स्पेंटर शंकु की आप समझे, सुने ध्यान से, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से आप इनको सुने और समझे।
देखिएगा, स्पेंटर शंकु का मतलब होता है जब लावा प्रवाह के समय गैस के बुलबुले और जलवाष्प दोनों साथ मिलकर के जमा होकर एक अनियमित शाखाओं का या अनियमित शंकु का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेंटर शंकु कहते हैं। काफी बार क्या होता है, यहां से प्रश्न ऐसे आ जाता है कि स्पेंटर का संबंध किससे है या स्पेंटर क्या है, स्पेंटर क्या है, इनकी परिभाषा से एक मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये शंकु है और किससे निर्मित होता है, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो परपोषित शंकु, कौन सा शंकु, परपोषित शंकु, ये रहा परपोषित शंकु। देखिएगा, परपोषित शंकु की विशेषता क्या है कि जब ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी की ये मुख्य नली है, ये मेघमामंडल से जुड़ी हुई है, ठीक है। इस मुख्य नली से क्या होती है, इसकी उपशाखाएं, ये देखो ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रही है, ये उपशाखाएं, और इन उपशाखाओं के माध्यम से निकलने वाला जो लावा है, वो लावा एक विशेष प्रकार की अलग से ही संरचना का निर्माण कर देता है और उसी के कारण कई छोटे छोटे शंकु का निर्माण होता है। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, है ना। उसे हम क्या कह सकते हैं, परपोषित शंकु के नाम से जान सकते हैं। जैसे माउंट शास्ता कहां है, यूएसए में है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, परपोषित शंकु है, ये भी परपोषित शंकु है, ठीक है। ये मुख्य नली है, ये इसकी उप नलियां हैं जिनके माध्यम से लावा इधर आया और शंकु का निर्माण हो गया। अब बात करेंगे हम लावा गुंबद की। ये देखिएगा इधर है ना लावा गुंबद, इस लावा गुंबद की बात करें। लावा गुंबद होता क्या है, लावा गुंबद क्या होता है, जब लावा जमने के बाद में एक आकृति बन जाती है और वो आकृति गुंबद के समान हमारे को प्रतीत होती है, दिखाई देती है ना, उसे लावा गुंबद कहते हैं। और ये वैसे पैट्रिक लावा शंकु का ही विस्तृत होता है, जो ये वाला है ना, इसी का विस्तृत बड़ा रूप जो है ना वो होता है। आगे अगर अपन बात करें लावा डोट की बात करें, तो जब मिश्रित शंकु वाला ज्वालामुखी क्या हो जाए, शांत हो जाए, उसमें ज्वालामुखी न आए, तो शंकु का भाग अपर्दन के कारण से अपर्दित हो जाता है और जो बचा ना उसको हम क्या कहेंगे, लावा डोट के नाम से जानेंगे। या फिर दोबारा से सुनना, जब मिश्रित शंकु वाला ज्वालामुखी शांत हो जाए तो शंकु का भाग अपर्दन के द्वारा अपर्दित हो चुका तथा नली में जमा लावा डोट या प्लग के समान हमारे को दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, लावा डोट कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात आती है क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होती है, जब ज्वालामुखी आता है और ज्वालामुखी का जो मुख है ना, क्रेटर मुख, उसमें पानी अगर भर जाता है तो उसको हम क्रेटर झील कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कालडेरा। क्या आता है, कालडेरा। कालडेरा जो है वो क्रेटर का ही क्या है, विस्तृत रूप है, उसमें क्रेटर में धसाव प्रक्रिया के कारण से कालडेरा का निर्माण होता है, जैसे जापान का ओसा कालडेरा। अब हमारे पास में जो है वो है लावा, ग्लेशियर और धुआं। ये क्या होते हैं, इनके